दोस्तों, अगर मेरी तरह आपने भी स्ट्रेंजर थिंग्स ड्रामा सीरीज का पहला सीजन एक ही बार में देखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज क्या है। ये एक छोटा सा बेबी डेमोगोगन है ना। बेशक इस भयानक बेहुदा जानवर के होने का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहने की जरूरत है। तो भाई थाम लो अपना पॉपकॉर्न, पहन लो अपना बेस्ट ट्रिविया हैट और मजा लो अल्टीमेट फैक्ट शो के शानदार एपिसोड का। एक म्यूजियम कार्ड से चिपके रहने के 5 साल बाद ये स्नेल अपनी नींद से जाग गया। दोस्तों, भूखे शिकारियों से खुद को बचाने के लिए कुछ जानवरों ने मरने का नाटक करने में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अगर मरने की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच जाए तो क्या होगा। इस मामले में तो इस बेचारे से अनलकी स्नेल की तरह आपको अगले 5 सालों तक एक म्यूजियम के कार्ड पर अटके रहना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सच है कि ब्रिटिश म्यूजियम के अधिकारियों ने 1846 में डिस्प्ले के लिए कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर एक मरे हुए स्नेल को चिपका दिया। चार्ल्स लैम्ब एस्क्वायर द्वारा कलेक्ट किया गया था, जिसे पहले हेलिक्स डेजर्टोरम स्पीशीज के रूप में जाना जाता था। मार्च 1846 में उन्हें ये इजिप्ट के रेगिस्तान में मिला था और फिर उन्होंने इसे एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया था। म्यूजियम वालों ने स्नेल को एक कार्डबोर्ड शो कार्ड से चिपका दिया, ये मानते हुए कि ये लाने के दौरान रास्ते में मर गया होगा। 5 सालों तक किसी को भी भनक नहीं लगी कि ब्रिटिश म्यूजियम का स्नेल अपने शैल में घुस गया था और गहरी नींद में सोया हुआ था। एक दिन जब क्यूरेटर ने डिस्प्ले की सफाई करते समय कुछ अजीब सा देखा तो उसे ऐसा लगा कि स्नेल का शेल थोड़ा सा हिल गया है और उसके पीछे एक चमकदार गंदगी का निशान भी था। उन्होंने कार्ड से उस नमूने को हटा दिया और उसे धोने का फैसला किया और कुछ ही मिनटों में स्नेल ने मॉइस्चर की वजह से रिस्पॉन्ड कर दिया और अपनी नई जगह को देखने के लिए अपने सर को बाहर निकाला। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में 5 साल चैन की नींद सोने के बाद जागने से वहां के सिस्टम को कितना बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन स्नेल को इस बात की परवाह कहाँ थी। गोभी खिलाए जाने के बाद ये 1-2 साल और सोता रहा। वाह, क्या महान हस्ती है। आंख में धूल के एक छोटे से कण से इतनी तकलीफ क्यों होती है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें दर्द दे सकती हैं, लेकिन कभी कभी छोटी सी चीजें जो सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, जैसे आपकी आंख में धूल के एक छोटे से कण का चला जाना। हम सभी ने अपनी आईबॉल की स्किन पर धूल के एक छोटे से टुकड़े से होने वाली उस जलन को महसूस किया है। फिर उस धूल के टुकड़े को मसलकर हमें पछतावा भी होता है, जिससे हमारी आंख लाल हो जाती है और दर्द भी महसूस होता है। इससे पहले कि आप कुछ समझ सकें, आपकी आंख के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी लगने वाली कोई चीज इतना दर्द कैसे दे सकती है। ये सब हमारी आंख के काम करने के तरीके से जुड़ा हुआ है। कॉर्निया हमारी आंख की ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है जो हमारी आंख के आइरिस और प्यूपिल को कवर करती है और इसमें कई नसें होती हैं। जब आपकी आंख में धूल का एक छोटा सा कण आ जाता है और आप उसे मसलकर निकालने की कोशिश करते हैं तो आप उस कण को नाजुक कॉर्निया की तरफ धकेल रहे होते हैं, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। इससे भी बुरा यह है कि धूल का वो कण आपके कॉर्निया में जाकर फंस सकता है। चूंकि कॉर्निया आंख की कुल ऑप्टिकल पावर का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, इससे आंख से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बजाय सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बाहर निकालने के लिए जोर से अपनी पलकों को झपकाने की कोशिश करें और अगर इससे भी काम ना बने तो आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं। आप चाहे जो भी करें, बस उसको मसलना नहीं है। भाई फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। यार देखो, शेकी बघारना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं आपको एकदम सही लाइफ सेविंग एडवाइस दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर सबसे बेहतरीन कंटेंट मिस नहीं करना चाहते हैं तो जरा रुक जाइए और हिट कीजिए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को और ध्यान रहे नोटिफिकेशंस ऑन हो। अगली बार जब आपकी आंखों में धूल मिट्टी घुस जाएगी तो आप मुझे शुक्रिया कहेंगे। आखिर कहाँ हैं कबूतर के सब बच्चे। दोस्तों, रियलिटी किसे कहते हैं? क्या हमारे पास कोई चॉइस है? और क्या भूत सच में होते हैं? ये हमारी जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा परेशान करने वाला सवाल भी है जो कि अक्सर छूट जाता है। कहाँ हैं कबूतर के सब बच्चे? ये कोई रहस्य नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में कबूतरों की भरमार है, जिसका मतलब यह है कि कबूतर के बहुत सारे बच्चे भी होने चाहिए। जरा सोचिए कि आपने आखिरी बार उनको कब देखा था। क्या ये थ्योरी इस बात को साबित करती है कि कबूतर असल में सरकार द्वारा हमारी जासूसी करने के लिए बनाई गई मशीनें हैं? या हो सकता है कि उनके बच्चे पंखों के बादल में अपने आप बन जाते हैं? दुख की बात तो यह है कि सच्चाई इससे बहुत ही अलग है, पर शायद इसे सुनकर आप चैन की नींद तो सो ही सकेंगे। कबूतर के बच्चों को स्क्वैब कहा जाता है और हमें वो इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से छुपा कर रखा जाता है। कबूतरों को रॉक डव्स के नाम से भी जाना जाता है। कबूतर अपने घोंसले ऐसी जगह पर बनाते हैं जो उन गुफाओं और चट्टानों की तरह दिखते हैं, जिनका इस्तेमाल उनके पूर्वजों ने मेडिटेरेनियन में किया था। न्यूयॉर्क शहर जैसी जगहों पर वो विंडो सील, छतों, पुलों के नीचे और दूसरी आर्टिफिशियल पहाड़ जैसी जगहों पर अपने घोंसले बनाते हैं।
एक और कारण है कि एक स्क्रैब को देखना लगभग असंभव होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप होने से पहले सिर्फ 4 से 6 हफ्तों तक ही घोंसले में रहते हैं। दोस्तों, शायद अच्छा ये है कि हम कबूतरों के बच्चों को देख नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही भयानक दिखते हैं। वो सेमी ट्रांसपेरेंट, पिंक और हेरी होते हैं। शायद इसीलिए उनके माता पिता उन्हें खिलाने के लिए लिटरली मुंह से उल्टी कर देते हैं। हमें आईने में मॉन्स्टर्स क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने खुद को आईने में इतनी देर तक देखा है कि आपको कोई डरावना चेहरा अपनी तरफ देखते हुए दिखाई देने लगता है? अरेबिनो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कैपिटो ने 2010 में एक रिसर्च की थी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 10 मिनट के लिए डिम लाइट में एक शीशे में देखने के लिए कहा गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन भयानक भूतों के दिखाई देने के पीछे का कारण क्या था। इस टॉर्चर के अंत में मेरा मतलब है कि एक रिसर्च के अंत में 66% पार्टिसिपेंट्स ने अपने से बड़े और टेढ़े मेढ़े चेहरों को देखा, 28% ने एक अनजान आदमी को देखा और 48% ने एक काल्पनिक और भयानक इंसान को देखा। लेकिन हमें आईने में ये काल्पनिक राक्षस दिखाई क्यों देते हैं? ये सब सिलेक्टिव प्रोसेसिंग कही जाने वाली किसी चीज के कारण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपका दिमाग एक ही बार में इतनी सारी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। इस वीडियो को देखते हुए शायद आप अपनी त्वचा पर, अपने कपड़ों के स्पर्श या अपनी सांस के पैटर्न को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग उन सेंसेशंस पर ध्यान देना बंद कर देता है जिसे वो जरूरी नहीं समझता। हमारे देखने की ताकत के बारे में भी यही कहा जा सकता है। जब हमारा दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन के एक ग्रुप का सामना करता है तो ये सिर्फ उन हिस्सों को छोड़ देता है जो कि यूजफुल नहीं होते। इस घटना को ट्रॉक्स्टर इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी खोज 1804 में फिजिशियन और फिलोसोफर इनगास ट्रॉक्स्टर ने की थी। अगर आप बहुत देर तक अपनी आंखों को शीशे में देखते हैं तो शायद आपके चेहरे के दूसरे हिस्से मेल्ट होकर शीशे में ब्लेंड हो जाते हैं, जिससे आपको अपना एक डरावना रूप दिखाई देता है। इससे भी बुरी बात यह है कि आपका दिमाग उन चीजों को बदलना पसंद करता है जिन्हें वो पहचानता नहीं है, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। इसका मतलब है कि आपका उलझा और बदला हुआ चेहरा आसानी से किसी ऐसे मॉन्स्टर में बदल सकता है जिसे आपने एक बार किसी फिल्म में देखा था, जिसे आप भूल चुके थे। थैंक यू सो मच ब्रेन। दोस्तों, अगर आप में हिम्मत है तो क्यों ना इस वीडियो को देखने के बाद बाथरूम की लाइट को थोड़ा डिम कर दिया जाए और इस छोटे से साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को आजमाया जाए। आपने क्या नोटिस किया, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए लौटते हैं निराले फैक्ट्स की तरफ। पाइथागोरस को बीन से इतनी नफरत थी कि वो उसकी मौत का कारण बन गई। पाइथागोरस न सिर्फ एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर थे, बल्कि वो बीन्स से भी बहुत नफरत किया करते थे। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनकी पसंदीदा डिनर टाइम डिश नहीं थी। पाइथागोरस एक कट्टर शाकाहारी थे जिन्हें बीन्स खाने से परहेज था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान और बीन्स एक ही सोर्स से पैदा हुए थे। अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मुट्ठी भर फलियों को मिट्टी में गाड़ दिया और फिर कुछ हफ्तों बाद उन्हें निकाला और बताया कि वो इंसान के अजन्मे बच्चे की तरह दिखते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से बीन्स खाना इंसान का मांस खाने के बराबर है। सॉल्यूशन सिंपल था, उन्होंने जीवन भर बीन्स खाने से परहेज किया और यहाँ तक कि अपने फॉलोअर्स को उन्हें खाने या उन्हें छूने से भी मना किया। कहा जाता है कि पाइथागोरस ने साउथ इटली के टारेंटम इलाके में एक धूप भरे घास वाले मैदान में बीन्स खाते हुए एक बैल को देखा था। उन चरवाहों से कहकर कि बैल को रोकना होगा, पाइथागोरस कीचड़ भरे मैदान में चले गए और बैल के कान में चुपचाप कुछ बात कह दी। वहां खड़े चरवाहों ने हंसते हुए दावा किया कि पाइथागोरस ने बैल को फिर से कभी फलियां ना खाने के लिए मना किया था। बैल ने फिर कभी फलियां नहीं खाई और एक साधारण से बैल की तुलना में वो ज्यादा समय तक जिंदा रहा। ये सब बहुत हार्मलेस लगता है, लेकिन पाइथागोरस की बीन के प्रति नफरत ही उनकी मौत का कारण बनी। जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, शहर के कुछ उत्साही लोग पाइथागोरस का पीछा कर रहे थे और अपने सामने आने वाले एक बड़े से बीन्स के खेत को देखकर वो रुक गए। उन्हें बीन्स के उस खेत से गुजरना मंजूर नहीं था, इसलिए उनका पीछा करने वालों ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया, जिससे एक साधारण सी बीन की वजह से उनकी जिंदगी का अंत हो गया। तेल की उल्टी करने वाला पक्षी। जानवरों की दुनिया में बहुत कुछ अजीब डिफेंस तकनीकें मौजूद होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी फुल मार के चूजे जितनी घिनौनी नहीं है। दोस्तों, अगर आप समझ नहीं पाए तो ये क्यूट सा मुलायम चूजा असल में अपने बचाव के लिए मुंह से उल्टी करके कुछ फेंक रहा है, लेकिन इससे भी बुरा कुछ है। ये कोई उल्टी नहीं है, ये पेट का तेल है। खतरा महसूस होने पर इन समुद्री पक्षी चूजों ने 6 फीट दूर तक एक चिपचिपा बदबूदार ब्राइट ऑरेंज डाइजेस्टिव ऑयल थूकना सीख लिया है। और अगर आप एक शिकारी पक्षी हैं तो पेट के तेल के छींटे पड़ना न केवल घिनौना है बल्कि खतरनाक भी है।
ये चिपचिपा तेल शिकारियों के पंखों को एक साथ चिपका देता है ताकि वो उड़ ना सकें। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब हमला करने वाला पक्षी तेल को धोने के लिए समुद्र में जाता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी स्थिरता खो चुका है और डूब जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑयल फेदर बार्ब्स के लॉकिंग मैकेनिज्म में दखल देता है और इंसुलेटर एयर को हटा देता है। ये फंसी हुई हवा हाइपोथर्मिया, फ्लाइटलेसनेस और फ्लोटेशन लॉस का कारण बनती है। उल्टी की बदबू चूजे के माता पिता के लिए एक वार्निंग के रूप में काम करती है, जो सिचुएशन में सावधानी के साथ घोंसले के पास जाते हैं जब शिकारी अभी भी पास में कहीं दुबका हुआ हो। यहाँ तक कि चूजे अंडे के छिलके के अंदर के एक छेद से भी उस तेल को बाहर निकाल सकते हैं। कमाल है, ये तो एक बेहतरीन चाल है भाई। पेंगुइन उड़ क्यों नहीं सकते? एवोल्यूशन के इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि पेंगुइन की किस्मत में उड़ना नहीं लिखा है। ज्यादातर पक्षियों की तरह पेंगुइन को अपने खाने और रहने की जगहों के बीच एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लेकिन वो उड़ने के बजाय तैरते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ आर्कटिक पक्षी तो अपने जीवन का 75% हिस्सा पानी में ही बिताते हैं। ये 15 से 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। हालांकि बायोलॉजिस्ट इस बात से हैरान है कि जैसे जैसे उनकी तैराकी और गोताखोरी की शक्ति बढ़ती गई, वो अपने उड़ने की शक्ति को बरकरार क्यों नहीं रख पाए। इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने के लिए कनाडा के विनपेग में मैनिटोबा यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने 2013 में एक रिसर्च की। इस रिसर्च में उन समुद्री पक्षियों की प्रजातियों की जांच की गई जिनमें अभी भी उड़ने की ताकत बाकी है। इनमें एक शिकारी समुद्री पक्षी शामिल था जो जालीदार पैरों के साथ पानी के अंदर तैरता है, और एक मोटी चोंच वाली मुर्रे जो तैरने के लिए अपने पंखों को पानी के नीचे फड़फड़ाती है। उन्होंने पक्षियों में एक रिकॉर्डर फिट किया जो उनके गोता लगाने के समय और गहराई के साथ साथ तापमान और गहराई को भी नोट करता था। उन्होंने स्टडी के रिजल्ट्स का इस्तेमाल ये जानने के लिए किया कि पक्षियों ने गोता लगाते और उड़ते समय कितनी ऊर्जा खर्च की। टीम ने अपने रिजल्ट्स की तुलना गीज और पेंगुइन जैसे पक्षियों पर की गई पुरानी रिसर्च से की। उन्होंने पाया समुद्री पक्षी और मुर्रे दोनों को उड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इनफैक्ट ये सभी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि इवोल्यूशन की राह में ये पक्षी अभी भी एक अजीब मोड़ पर हैं, क्योंकि उनके पंख उड़ने के लिए बनाए गए हैं ताकि वो पानी के अंदर खुद को खींच सकें, जबकि उनके शरीर सिर्फ उतने ही हल्के हैं कि वो भारी शरीर वाले पेंगुइन की तुलना में ज्यादा तेजी से उतर सकें और ठंडा हो सकें। अपनी डाइविंग स्किल सुधारने के लिए उन्हें अपने पंखों को छोटा करना होगा और खुद बड़ा होना होगा, जैसा समय के साथ पेंगुइन के साथ हुआ। असल में एक पक्षी को ये फैसला करना होता है कि वो डाइविंग करना चाहता है या उड़ना चाहता है। भाई आप दोनों चीजों का मजा एक साथ नहीं ले सकते। ईल मछलियां कहां से आती हैं? एरिस्टोटल का मानना था कि ईल मछली कीचड़ और बारिश के पानी से अपने आप निकलती है। इजिप्ट के पुराने लोगों का मानना था कि नील नदी को गर्म करने वाले सूरज की रोशनी से ईल मछली पैदा होती है। 1876 में गर्मियों के महीने में 19 साल के एक लड़के ने समुद्र के किनारे बसे शहर ट्रिएस्टे में ताजी पकड़ी हुई ईल मछलियों को लाने में कई दिन बिता दिए। फिर उनकी शुरुआत के रहस्यों को खोलने की उम्मीद में उसने उनकी चीरफाड़ की। वो लड़का सिगमंड फ्राइड था। इवोल्यूशन से जुड़े सवालों की तह तक पहुंचने से पहले उसने उन्हें अलग दिशाओं की तरफ मोड़ दिया। फ्राइड के ट्राइस्टे में आने से 2 साल पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट मैक्स श्लुट्ज ने अपनी मौत से पहले ये खुलासा किया कि वो एक ऐसी दुनिया को छोड़कर जा रहे थे जहां ईल के सवाल को छोड़कर लगभग सभी महत्वपूर्ण सवाल सुलझा लिए गए थे। 1904 में डेनिश खोजकर्ता योहान श्मिट ने ईल लार्वा के लिए समुद्र की खोज शुरू की और पाया कि सरगासो का समुद्र उनकी ब्रीडिंग करने की जगह थी। पिछली शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अमेरिकी और यूरोपीय ईल मछलियां समुद्र के इस बड़े इलाके में बहते हुए पानी में अंडे देने के लिए समुद्र के पार हजारों किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। कहानी के अनुसार ईल मछलियां मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किनारों को छोड़कर सरसागो के समुद्र की तरफ चली जाती हैं और पैनमिक्सिया नाम की प्रक्रिया शुरू करती हैं, जिसमें वो एक दूसरे के साथ मैटिंग शुरू करते हैं। उनसे बनने वाला लार्वा मैच्योर होकर ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा दिखने लगता है और प्रोसेस शुरू होने से पहले अपना बाकी का समय नदी के मुहाने पर बिताने के लिए अपने अपने इलाकों की तरफ लौट जाता है। ये शायद एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन लगता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन चालाक मछलियों को सरगासो के समुद्र में या उसके रास्ते में कहीं भी नहीं देखा गया है, इसलिए उनका माइग्रेशन अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों मैं तो कहूंगा शायद ये एलियंस हैं। रोलर कोस्टर अमेरिकन्स को पाप से बचाने के लिए बनाए गए थे। दोस्तों रोलर कोस्टर राइड के रोमांच से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, लेकिन पहला रोलर कोस्टर मस्ती और रोमांच के लिए नहीं बल्कि लोगों को अश्लीलता से दूर करने के लिए बनाया गया था। 1800 के दशक में एक सफल होशरी बिजनेसमैन लामार्क्स थॉमसन ने देखा कि सैलून, डांसिंग हॉल और ब्रोथल्स जैसी जगहों ने अमेरिका के लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया हुआ था। थॉमसन न केवल एक अमीर आदमी थे बल्कि बहुत धार्मिक भी थे।
उन्होंने अमेरिका के गलत कामों की तरफ बढ़ते इस जुनून को अपने दम पर हल करने का फैसला किया। पेंसिल्वेनिया के अजीबोगरीब नाम वाले शहर मॉ-चंक पर एक प्लेजर ट्रिप के दौरान उन्होंने लोगों को मनोरंजन के लिए एक पुरानी रेल लाइन की सवारी करते हुए देखा। वो रेल लाइन कोयले की लेह नदी पर और फिर बेथलहम के स्टील मिलों तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि जैसे ही कोयले की खदानें बंद हो गईं, उसे एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया गया। उस खाली रेल लाइन पर 80 मिनट की सवारी के लिए टूरिस्ट से $1 वसूला जाता था, जिसमें एक रोमांचक 600 फीट से भी गहरा ड्रॉप शामिल था, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड की तुलना में एक स्लोप की तरह था। थॉमसन ने स्विचबैक रेलवे का एक छोटा सा डिजाइन तैयार किया। पहला थॉमसन रोलर कोस्टर 1884 के गर्मियों के महीने में न्यूयॉर्क सिटी की सबसे बदनाम जगह कोनी आइलैंड पर बनाया गया था। उनके इस आविष्कार ने क्लबों और सैलून के बाहर लोगों को ताजी हवा में आने के लिए आकर्षित किया और परिवार को फिर से एक साथ जोड़ दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोलर कोस्टर इतिहास की एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है। दोस्तों, ये जानवर एक बेबी डेमोगोर्गन जैसा दिखता है। दोस्तों, क्या आपको ये प्यारा सा जानवर याद है? आप जो देख रहे हैं वो कोई एलियन नहीं है, ये अंडे से निकला हुआ एक चूजा है जो कि फीडिंग ट्यूब से खा रहा है। मुंह के चारों ओर अजीब सफेद धब्बे, चोंच के अंदर छोटे दांत और एक अजीब से फूले हुए शरीर के साथ ये कल्पना करना मुश्किल है कि ये पक्षी कभी आसमान में भी उड़ सकता है। हालांकि कुछ स्मार्ट नेचर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक गोल्डन फिंच चूजा है जो बड़ा होकर एक सुंदर पक्षी बनता है। तो इस चूजे का मुंह अजीब से एलियन के जैसा क्यों लग रहा है? हम नहीं जानते कि ट्रोपोफोबिया से पैदा होने वाले इन निशानों की आखिर वजह क्या है, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी ये है कि ये ब्रूड पैरासाइट होते हैं जो कि और भी भयानक होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक ब्रूड पैरासाइट वो प्राणी होता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। बर्ड पैरासाइट स्पीशीज जो अंडे देती हैं वो दूसरे पक्षियों के अंडे की तरह दिखते हैं, फिर वो उन्हें कई अलग अलग घोंसलों में बांट देती हैं। इसलिए पैरासाइट बच्चा मिक्स होने के लिए जहां तक हो सके पूरी तरह से नकल करने की कोशिश करता है, जो अक्सर दो प्रजातियों को आपस में एक साथ जोड़ता है। एस्ट्रेल्डेड फिंच गोल्डन फिंच से संबंधित हैं। उनके पास ब्रूड पैरासाइट हैं जिनके मुंह के निशान लगभग गोल्डन फिंच के चूजों जैसे होते हैं। गोल्डन फिंच को पैरासाइट होने के लिए नहीं जाना जाता है। इससे पता चलता है कि फिंच ने पहले निशान डेवलप किए और फिर पैरासाइट्स उनकी नकल करने के लिए समय के साथ बदल गए। इस मामले में ऐसा लगता है कि मार्किंग्स का एक अलग मतलब है, जैसे माता पिता को अपने चूजों को खिलाने के लिए उनका मुंह ढूंढने में मदद करना। खाने का एक निवाला पाने के लिए खुद को खराब दिखाने की पैरासाइट्स की जबरदस्त कोशिश को मानना पड़ेगा मेरे भाई। एक मक्खी को कुचलने पर जो दिखता है वो खून नहीं है। मक्खी को झपट कर पकड़ना जिंदगी की कई छोटी छोटी जीतों में से एक है, लेकिन वो गंदा सा लाल धब्बा जो पीछे रह जाता है उसे साफ करना उतना मजेदार नहीं है। लेकिन रुकिए, वो खून नहीं है। कीड़ों में भी खून होता है, लेकिन वो हमारे खून के जैसा नहीं होता। ह्यूमन ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन लेने और इसे हमारे पूरे शरीर में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके लाल होने का कारण ये है, उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांध कर रखता है। दूसरी ओर इंसेक्ट ब्लड या हीमोलिम्फ में बहुत सारे पोषक तत्व, हार्मोन और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो लाल होने के बजाय कीड़ों का खून ज्यादातर साफ ही होता है। हालांकि इसमें उनके द्वारा खाए गए पौधों के कारण बहुत ही हल्के रंग हो सकते हैं, जिससे उनके खून का रंग पीला या हरा हो जाता है। तो फिर वो लाल धब्बा कहां से आता है भाई? सीधे शब्दों में कहें तो जब आप एक घरेलू मक्खी को मारते हैं तो आप जो लाल रंग का धब्बा देखते हैं वो उनकी आंखों में लाल रंग के एक पिगमेंट के कारण होता है। भाई चाहे जो भी हो, आंखों के उस चमकीले लाल लिक्विड को साफ करना खून को साफ करने से भी कम मजेदार है। जिंदा खाए जाने के बाद बीटल मेंढक के पिछवाड़े से बचकर निकल सकता है। एक छोटे कीड़े के लिए तो भाई जीवन खतरों से भरा ही होता है और एक बड़े शिकारी द्वारा जिंदा खाया जाना विशेष रूप से बहुत ही भयानक होता है। लेकिन वाटर बीटल की एक प्रजाति के पास पिछले दरवाजे के जरिए इस करीबी मौत से बचने का एक विशेष तरीका है। जब जापान के कोबे यूनिवर्सिटी के शिंजी सुगिउरा ने सितंबर 2019 में कई एक्सपेरिमेंट्स के दौरान तालाब के मेंढक पेलोफाइलेक्स नाइग्रोमैक्युलट्स को वाटर बीटल रेजिम्बार्शिया एटेन्युआटा के सामने रखा तो मेंढक ने उम्मीद के मुताबिक जल्दी से पूरे बीटल को निगल लिया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लगभग 1 दर्जन एक्सपेरिमेंट्स में से 93% में मेंढक के एनस से जिंदा फिसल कर बाहर निकलने के बाद बीटल अचानक जादुई रूप से फिर से प्रकट हो गए। सिग्यूरा का मानना है कि बीटल ने इस बचाव को अपने आसपास के दलदली वातावरण में मेंढकों से खुद को बचाने के लिए बनाया है।
हालांकि मांसपेशियां आमतौर पर मेंढकों के एनस विंड को कसकर बंद रखती हैं, लेकिन जब मेंढक पॉटी करते हैं तो वो मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इसका मतलब है कि बीटल मेंढकों के बोवेल मूवमेंट को उकसा देते हैं, जिससे पीछे का ही दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुल जाता है। एक बार निकले जाने के बाद बीटल एक अंधेरे, खतरनाक और एयरलेस रास्ते में गले, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत से होकर गुजरता है। इस रास्ते में शुरू से अंत तक कम से कम 6 मिनट लगते हैं, लेकिन बीटल आमतौर पर खाए जाने के 1 से 6 घंटे के बाद दिखाई देते हैं। सुगीरा के हिसाब से इस अजीब से रास्ते में कई रुकावटें भी थीं। बीटल्स अक्सर फीकल पैलेट्स में उलझ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी बचकर बाहर भी निकल आते हैं। चींटियां बादाम को पूरी तरह से तोड़ सकती हैं। चींटियां जानवरों की दुनिया के सबसे मेहनती मेंबर्स में से एक हैं। ये छोटे कीड़े बहुत कुछ करने माहिर होते हैं, जैसे कि अपने शरीर के वजन के 5000 गुना से ज्यादा वजन उठाना। दोस्तों, अगर मुझे आपको ये समझाने की जरूरत पड़े कि आपको उन्हें कम क्यों नहीं आंकना चाहिए, तो चींटियों की इस कॉलोनी को देखिए, जिसने इस बादाम को अपना बादाम का आटा बनाने के लिए पूरी तरह से कुतर दिया। चींटियां स्वभाव से ही खतरनाक शिकारी होती हैं और ये कई तरह का खाना खाती हैं। वो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट और सोशल होती हैं। उन्होंने कॉलोनी में अपना खाना ढूंढने, इकट्ठा करने, स्टोर करने और बांटने के कई आसान तरीके बना लिए। जब वर्कर चींटियों को अपनी पसंद की कोई चीज मिलती है तो वे फेरोमोन का एक केमिकल निशान छोड़कर दूसरे वर्कर चींटियों को लेने के लिए अपने घोंसले में लौट आती हैं। फिर वो टुकड़ों को वापस घोंसले में ले जाने से पहले अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करके उस चीज को तोड़ने का काम करती हैं। चींटियां बहुत चालाक होती हैं। आपके घर में गिरा हुआ एक बादाम आसानी से चींटियों को अपनी तरफ खींच लेता है। नट्स आमतौर पर एक चींटी के खाने का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इन चींटियों को बादाम को कुतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उन्हें इसके अंदर क्या मिल सकता है। चींटियों को चिकनाई और तेल का लालच होता है, जो उन्हें बादाम को चबाकर और उसके बेकार टुकड़ों को छोड़कर मिलता है। कुछ चींटियां इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो ये तक जानती हैं कि वो घोंसले में ऐसा भी कुछ वापस नहीं ले जा सकती जो सड़ सकता है। चींटियों की दूसरी प्रजातियां जैसे कि टेंगोथोरैक्स एकॉन के अंदर अपना घर बना लेती हैं। वो वहां रहने या अंडे देने की उम्मीद में इन चीजों को इकट्ठा करती हैं। दोस्तों, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तो इस टीम वर्क का एक शानदार एग्जाम्पल कहूंगा इसे। तो दोस्तों, इनमें से किस माइंड ब्लोइंग फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा चौंका दिया? अगर आपको इससे भी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तलाश है तो फिकर नॉट, इस सीरीज में और भी बहुत से एपिसोड हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।